वैसे एक बात तो है राहुल, तू है बड़ा मस्त। तुझसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। अरे अरे ले भाई, हम लोग बात करते करते गलती से इस झील की तरफ आ गए। ये राहुल गांव वाले कहते हैं कि यहाँ आना मतलब जान गंवाना है। अरे कुछ नहीं होता, ये गांव वाले का अंधविश्वास है। ए नहीं तो इनका क्या, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, खतरा है भाई, खतरा है। इस झील में आधा कमंडल दिखाई देता है, और जो उस कमंडल के पास जाता है, अरे भाई वो बच नहीं। पता है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे तू तो एक नंबर का डरपोक निकला। अरे रुको भाई रुको। अरे ले, भाग गया डरपोक नेहा। खैर मैं यहाँ तक आया हूँ तो कमंडल देखकर ही जाऊंगा। फिर राजू डर से वहां से चला जाता है और राहुल झील के किनारे आगे बढ़ जाता है। तभी पानी के बीचों बीच उसे एक बड़ा विशाल कमंडल दिखाई दिया। अरे वाह वाह, क्या बात है, इतना बड़ा कमंडल। जरूर इसके अंदर धन होगा। लोग बेकार इससे डरते हैं। हाँ, नहीं तो आज तो मैं गांव वालों का डर तो मिटा दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। राहुल कमंडल के तरफ पड़ने लगा। जैसे ही उसने कमंडल को छुआ, उसके शरीर में अजीब से कंपन होने लगी। वो देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसका बाल अचानक सफेद हो गए। मैं तो जवान था, अचानक में बूढ़ा कैसे हो गया? ये क्या हो गया? तभी उसे कमंडल अपनी ओर खींचने लगा। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, मैं इस कमंडल के अंदर जा रहा हूँ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो खींचता हुआ कमंडल के अंदर खींच गया और कुछ ही पलों बाद वो कमंडल जो पूरा दिखाई दे रहा था, फिर से पहले की तरह आधा दिखाई देने लगा। झील के किनारे फिर से सन्नाटा छा गया और राजू गांव की ओर लौट गया। हाँ, आज मेरी दूसरी पत्नी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हे भगवान, आज मेरी गोद सूनी मत रखना। पहली पत्नी के बच्चे बार बार मुझसे चिन रहे। इस दर्द से टूटकर मैं दूसरी शादी की थी। अब और सहने की ताकत मुझ में नहीं रहा। राजू परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था और पार्वती की आंखें सूजी हुई थी। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हे भगवान, हे भगवान, मैंने कितने मानते मांगी थी, कितनी रातें जाकर रोया था, इस बार मेरा बच्चा जिंदा रहे, और फिर भी वो चला गया। राजू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर आंख में वही सवाल, ये मुसीबत हमारे गांव को छोड़ेगी भी या नहीं? बताओ भला। आज भी एक बच्चा मर गया और हम सब बेबस खड़े रह गए। जरूर कुछ तो है जो इस गांव में बच्चों को जीने नहीं देता। मुखिया जी, कोई ना कोई रहस्य जरूर है। ये सब उसे मनहूस झील के कमंडल के वजह से है। मैं वहां गया था और उसी दिन मेरा बच्चा भी छिन गया। ये कोई राजा भी नहीं बचा जो हमारी परेशानी सुन सके। पिछले 7 सालों से राजा और उनका पूरा परिवार और राज्य भी गायब है। उनकी जगह सिर्फ एक झील बची है और वो कमंडल। हाँ, 7 सालों से जो भी उस तरफ गया या तो लौट कर नहीं आया या तो जवान होते हुए भी बूढ़ा बन गया। अरे कब तक हम बच्चों के बिना जिएंगे? अगर बच्चे ही नहीं हुई तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। साथियों, बहुत हो गया। अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक किसान का लड़का सामने आया। मुखिया जी, वो कमंडल का रहस्य मैं पूरा करूंगा। हाथ से एक ढंग का बर्तन नहीं बनता, और जो अपनी मां पर बोझ है, अपना पेट भरने लायक नहीं है, वो रहस्य सुलझाने की बातें करता है। वो भाई वो। देखिए, आप लोग जो भी कहिए, लेकिन मैं ये रहस्य सुलझा के रहूंगा। अरे जा रे जा, अपनी बूढ़ी माँ से दिन रात काम करवाता है और इस रहस्य को सुलझाने की बात करता है। हाँ नहीं तो। हाँ, सही कह रहे हैं मुखिया जी। अरे इसकी बात सुनकर हंसी आ रही है कि ये रहस्य सुलझाएगा वो भाई। तुम लोग मेरा बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं तो ये रहस्य सुलझा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए बूढ़ा ही क्यों ना बनना पड़े। और तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं भी इतना नकारा निकम्मा नहीं हूं।
मैं तो आज ही जाऊंगा। हाँ। अर्जुन गुस्से में झील की तरफ चल पड़ा और कुछ ही दूरी जाने पर उसके सामने एक चिड़िया आ गई। रुक जाओ, झील की तरफ मत जाओ, तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे उस झील की तरफ जाना है और उसका रहस्य सुलझाना है। ये गांव वाले मेरा बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं और इसके लिए मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा। अरे अगर तुम जिंदा रह पाओगे तभी तो कुछ साबित कर पाओगे ना। अगर तुम उस झील की तरफ गए तुम भी सभी की तरह गायब हो जाओगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वापस लौट जाओ। देखो, तुमको जो कहना है कहो, मैं वापस नहीं लौटने वाला। अर्जुन आगे बढ़ गया और जैसे ही झील के पास पहुंचा उसे वहां आधा डूबा हुआ कमंडल दिखाई दिया। हाँ, जैसा गांव वाले कह रहे थे ये बिल्कुल सच है। आधा डूबा हुआ कमंडल, यानी कि इसमें वो रहस्य होगा। मुझे जल्द से जल्द इस कमंडल को बाहर निकालना होगा। जैसे ही अर्जुन कमंडल को हाथ लगाता है वैसे ही वहां से एक तेज रोशनी निकलती है और कमंडल बड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो छोटा सा कमंडल था, इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे जो गांव वाले कह रहे थे वो तो सच तो नहीं है। अचानक अर्जुन का शरीर कमंडल में समाने लगा और वो कहीं दूर एक जंगल में जा गिरा। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया और यहाँ सब चीज मिट्टी जैसी क्यों दिख रही है? ऑफ, यानी ये कमंडल की ही दुनिया है और मैं सच में कमंडल की दुनिया में आ गया हूं। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए आगे और क्या क्या है। हाँ। आगे बढ़ते अर्जुन दिखाता है कि पेड़ के नीचे बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति उदास बैठे हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर इतने सारे बूढ़े व्यक्ति, वो भी एक साथ कैसे हो सकता है? यानी हमारे गांव के ही लोग हैं जो सब बूढ़े हो चुके हैं। अरे और वो तो राहुल भैया भी है। ओह, मुझे उनके पास जाना चाहिए। अर्जुन राहुल के पास गया। अर्जुन, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम तो बूढ़े नहीं हुए और हम देखो कैसे बूढ़े हो गए। ये कैसे हो गया? हाँ राहुल भैया, आप लोग यहाँ आए कैसे और आप लोग इतने बूढ़े कैसे हो गए? बात यह है अर्जुन की, मैंने खजाने की लालच में इस कमंडल को छुआ था और तभी मैं बूढ़े के रूप में बदल गया। और इस कमंडल में जितने लोग हैं सभी के बीवी बच्चे परेशान हैं और सब बूढ़े हो चुके हैं। मुझे भी तो अपने घर जाना है अर्जुन। मेरी पत्नी भी परेशान होगी और मेरी बेटी भी परेशान होगी और इस रूप में मुझे पहचानेगी भी नहीं। ये भाई, मुझे यहां से बाहर निकलो, मुझे यहां से बाहर निकलना है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सबको यहां से बाहर सही सलामत निकल लूंगा। पर मुझे इस कमंडल का रहस्य समझना होगा। आखिर इस दुनिया का रहस्य है क्या? ये रहस्य समझने के लिए तुम्हें यहाँ की मल्लिका का सामना करना होगा। वही तुम्हें यहाँ का रहस्य बता सकती है। क्या कहा मालिका? अब यहाँ की मालकिन भला कौन है? इस पूरे कमंडल की दुनिया की एक मालकिन है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो हम सबको बहुत परेशान करती है, खाना नहीं देती और हम सबको हर समय उसकी बातों पर चलना पड़ता है। वो ठीक है, इसका मतलब मुझे उससे आज ही मिलना होगा। आखिर में भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की है जो इतने सारे लोगों को बूढ़ा बनाकर इस दुनिया में कैद करके रखी हुई है। फिर अर्जुन आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाता है कि उसके सामने सोने का एक ढेर दिखाई दिया। कहाँ मिलेगी वो? कहाँ? अरे बाप रे, यहाँ तो इतना सारा सोने का ढेर है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो यहाँ की मालिका से मिलना है। तभी तेज रोशनी फैली और सोने का ढेर गायब हो गया और वहाँ एक खूबसूरत लड़की वर्षा प्रकट हुई। अच्छा, तो तुम हो यहाँ की मलिका जिसने इन सभी लोगों को इस दुनिया में कैद करके रखा है। ये बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए और तुम जवान क्यों हो? मेरी दुनिया में जो भी आता है वो बूढ़ा हो जाता है। तुम जवान नहीं हो सकता। मेरा जादू तुम पर काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा जादू मेरे ऊपर काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ लालच में नहीं आया हूँ। इसी वजह से मेरा रूप नहीं बदला और मैं अभी भी जवान हूँ। मुझे इस दुनिया का रहस्य जानना है। आखिर तुम इन लोगों के साथ ऐसा कर क्यों रही हो?
अगर तुम्हें मेरी दुनिया का रहस्य जानना है तो पहले तुम्हें मेरी पूरी सच्चाई जानी होगी। लेकिन सोच लो, अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ तो ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो, ये बात उस वक्त की है जब मैं भी एक आम लड़की थी। एक गांव की गरीब किसान की बेटी में राजकुमार सूरज से सच्चा प्रेम करती थी। एक दिन मैं उससे मिलने तालाब के किनारे गई थी। राजकुमार, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुमने मुझे ये कहा, मैं सच बताऊं, बहुत खुश हूं। मैं अपने पिता से जल्द ही हम दोनों के विवाह की बात करूंगा, और देखना, बहुत जल्द पिता हम दोनों का विवाह भी कर देंगे। लेकिन मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। महाराज मान जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वर्षा, क्यों नहीं मानेंगे? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं उनका इकलौता वारिस हूं। वह मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं आज ही जाकर पिताजी से हम दोनों के विवाह की बात करूंगा, और तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। हम दोनों का विवाह होकर ही रहेगा। ठीक है, मैं बेफिक्र से मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे लेने मेरे घर आओगे। अब चिंता मत करो, वह दिन बहुत ही नजदीक है। राजकुमार वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अचानक वर्षा को उल्टियां होने लगी। ये क्या? मुझे उल्टियां क्यों हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं राजकुमार से जाकर यह बात बताऊंगी तो वो कितना खुश हो जाएंगे कि वो पिता बनने वाले हैं, और फिर जल्द ही हमारा विवाह भी हो जाएगा। वर्षा खुशी खुशी राजमहल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखी है कि राजकुमार सूरज एक दूसरी राजकुमारी से खुशी खुशी विवाह कर रहे हैं। ये देखकर वर्षा वहीं गिर पड़ी। अरे अरे अरे, ये लड़की कौन है जो हमारे राजमहल में आकर बेहोश हो गई? अरे जल्दी से जल्दी इस पर पानी डालो, इसको संभालो, होश में लाओ इसे। ये यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूंगा? अगर राजकुमारी पूजा को पता चल गया, फिर वह बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे यहाँ से भगाना होगा। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद वर्षा को होश आया। बताओ, कौन हो तुम और हमारे राज दरबार में क्या कर रही हो? मैं अभी जो देखा वो क्या सच है क्या? राजकुमार सूरज ने विवाह कर लिया? हाँ, जब तुम आई थी उस वक्त विवाह हो रहा था और तुम 1 घंटे से मूर्छित पड़ी थी। तब तक राजकुमार और राजकुमारी पूजा का विवाह हो चुका है। खैर, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? आपने कहा था आप मुझसे विवाह करेंगे और आपने किसी और से विवाह कर लिया। ओहो, तुम क्या समझती थी कि मैं एक गरीब किसान की बेटी को अपने राज्य की रानी बना लूंगा? मैं तो बस तुम्हारे साथ अपना समय बिता रहा था, मन बहला रहा था। देखो, अब मेरा विवाह हो चुका है, मेरी राजकुमारी मुझे मिल गई है। अब तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते राजकुमार, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, यही खुशखबरी देने में यहाँ आई थी। वर्षा राजकुमार सूरज का हाथ पकड़ लेती है। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे राजकुमार को छूने की कोशिश की। सैनिकों, दूर हटो इसे। सैनिक वर्षा को पकड़कर दूर कर देते हैं। राजकुमार, क्या सच में इसके पेट में पल रहा बच्चा हमारे राजवंश का खून है? पिताजी, हाँ, मुझे वर्षा से प्रेम हुआ था, लेकिन अब नहीं है। और मैं सही बताऊं, मेरा इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। अगर ये बच्चा हमारे राजवंश का खून है तो ये इसके पेट में नहीं रह सकता। इसे खत्म करना होगा। सैनिकों, जाओ, दाई माँ को लेकर आओ। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा बच्चा है।
फिर कुछ ही देर में सैनिक दई माँ को लेकर आ जाता है। इस लड़की के पेट में हमारे राजवंश का खून पल रहा है। तुम ऐसी औषधि दो जिससे इसका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए पेट में ही खत्म हो जाए। जी महाराज, इस औषधि को पिलाने से इसका बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ दाई माँ, इसे पिला दो। सूरज वर्षा को पकड़ लेता है। वर्षा छटपटाने लगती है। दाई माँ उसे औषधि पिला देती है। महाराज, काम हो गया। अब बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सैनिकों, इसे लेकर जाओ और इनाम दिलवाओ। सैनिक दे माँ को ले जाता है। तो देखो लड़की, अब तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया है और राजकुमार भी तुमसे प्रेम नहीं करते। अब चाहे तो तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन हाँ, कभी कभी तुम्हें हमें खुश करना होगा। ये सुनते ही वर्षा उठती है और राजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम जैसे घटिया राजा मैंने कभी नहीं देखा। तुमने मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया है, उसका परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सैनिकों, इसे तब तक कोड़े, मारो, लाठी मारो, जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। फिर सैनिक वर्षा को बुरी तरह मारते हैं और मारते मारते घायल कर देते हैं। बस बहुत हो गया, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। सैनिक वर्षा को घसीटते हुए घने जंगल में ले जाते हैं और फेंक कर चले आते हैं। है ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है? क्या पैसा और ताकत के आगे किसी की ममता की कोई कीमत नहीं है? जो मेरे साथ हुआ, क्या उसका बदला में नहीं ले पाऊंगी मैं? बदल लिए बिना मरना नहीं चाहती। वर्षा फूट फूट कर रोती है। तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजरता है और उसे देखकर रुक जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत रो रही हो, क्या तकलीफ है? बताओ मुझे। तांत्रिक महाराज, मुझे राजा और राजकुमार से बदला लेना है। मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे उन्हें ऐसी सजा देना है कि वो पल पल घुट घुट कर मरे। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, लेकिन उस शक्ति के अंदर तुम भी कैद हो जाओगी। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ तांत्रिक महाराज। अब बस मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया, मेरा प्यार मुझे धोखा दे गया और राजा ने मुझे जलील करके मरने के लिए छोड़ दिया। तो ठीक है, अपना हाथ आगे करो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र को तुम्हें अपने अंदर समा लेना होगा। फिर तुम जो चाहेगी वह कर सकोगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इस शक्ति से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी, जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ इंसान तुम्हें मुक्त न करना चाहे। मुझे ये सब मंजूर है। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में एक सेव प्रकट होता है। ओम 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 प्रभु। बेटी, यह फल खा लो। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाएगी और तुम जो कहोगी वह सब कुछ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक महाराज। फिर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और वर्षा वो फल खा लेती है और राजमहल की ओर चल पड़ती है। मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगी जहाँ मेरा हुकूमत चलेगा। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, उन सबके साथ मैं भी वही करूंगी। गुस्से से भरी वर्षा राज दरबार पहुँचती है। अरे अरे, तुम फिर से यहाँ आ गई। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। बेटा, इसका बच्चा तो हमने खत्म कर दिया। लगता है अब इसे भी मारना पड़ेगा। हमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था और ये कल मुंह ही कहीं से लौट आई। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आज ही इसका सर मैं धड़ से अलग कर देता हूँ। सूरज तलवार लेकर आगे बढ़ता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोगों के पास जितनी ताकत है, उससे कहीं ज्यादा ताकत मेरे पास है। तुम्हें अपने राज्य और अपने अवधे का बहुत घमंड है ना? अब सब तुम मेरे गुलाम बनोगे। मैं तुम्हारी बर्बादी बनकर आई हूँ। मैं तुम्हें ऐसी कैद करूंगी कि तुम सांस भी ठीक से नहीं ले पाओगे। वर्षा मंत्र पढ़ती है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा राज्य और राजा का परिवार एक जादुई कमंडल में कैद हो जाए, और जिस तरह इन लोगों ने मेरी कोख उजारी है, ये पूरा राज्य औलाद के लिए तरसेगा। कभी किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होगा। ये मेरा श्राप है। तभी वर्षा एक जादुई कमंडल प्रकट करती है और तुरंत पूरा राज्य
एक मंडल में बदल जाता है। राजा, राजकुमार और बाकी सब लोग एक पल में बूढ़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद जितने भी लालच से मुझे छूते हैं, सभी बूढ़े बनकर इस कमंडल में कैद हो जाते हैं। बाप रे बाप, तुम्हारे साथ में सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मतलब राजा और राजकुमार तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लेकिन ये बताओ, इसकी सजा तुम पूरे गांव वाले को क्यों दे रही हो? उनकी क्या गलती है? गलती कोई एक करता है, लेकिन सजा पूरे राज्य को भुगताना पड़ता है। इसलिए मेरी बद्दुआ का श्राप आसपास के गांव में भी लग गया। क्या बात कर रही हो तुम? देखो, ऐसा नहीं है, मत करो। गांव वाले बेचारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। 8 साल से किसी के घर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और तुमने इतने सारे निर्दोष गांव वालों को यहाँ कैद करके रखा है। उन सब का परिवार है जो बाहर रो रहे हैं। कुछ तो रहम करो। देखो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये तो गलत बात है। तुम इतना कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या फायदा है? फायदा? मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ सबको न्याय मिले और सब जिंदगी में खुश रहें। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए सबको मुक्त करना चाहते हो, लेकिन इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान तक देनी पड़ सकती है। सोच लो, तभी ये जादू टूटेगा। तांत्रिक ने मुझे जादू देते वक्त कहा था कि कोई सच्चे दिल से मुझे इस जादू से आजाद करना चाहेगा, तभी ये जादू टूटेगा। और सच कहूँ तो मैं भी थक गई हूँ। बदला लेकर इतने लोगों को कैद करके मैं भी इस जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें तांत्रिक महाराज का जादू तोड़ना होगा। उसके लिए एक सूरजमुखी का फूल लाना होगा, जिसकी गंध सूंघकर मेरे अंदर से वह जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे लाने में बहुत खतरा है। ठीक है, मैं सबको आजाद करने के लिए ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं वो सूरजमुखी का फूल जरूर लेकर आऊंगा। फिर अर्जुन वहां से निकल पड़ा। ही देर में वो सूरजमुखी फूल के बगीचे में पहुंच गया। अरे, ये कैसा फूल है? काले रंग का फूल? बाप रे बाप, या तो मैं अपने जीवन में ऐसा फूल कभी नहीं देखा। हमेशा तो सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है। चलो, कैसा भी हो, मुझे ये फूल तोड़ना ही होगा। फिर अर्जुन जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा, तभी आवाज गूंजी, तू उस लड़की की मदद क्यों करना चाहता है? छोड़ दे या सब और अपनी दुनिया में लौट जा। मैं तुम्हें यहाँ से वापस जाने का मौका देता हूँ। नहीं, मैंने उसका दर्द देखा है, उसकी कहानी सुनी है। मेरा दिल भर आया। मैं उसे और तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे इस दर्द से आजाद करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ये फूल चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, अगर तू सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहता है तो क्या तू जीवन भर उसका साथ देगा? अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी छल कपट हुआ तो तुम इस फूल को हाथ में रखते ही 100 टुकड़ों में कट जाओगे। हाँ, अगर उसके साथ जीवन भर मुझे रहना पड़े, उसका साथ देना पड़े, तो मैं जरूर दूंगा और खुशी खुशी दूंगा। वो भी तो पूरी तरह से टूट चुकी है और मैं उसे और टूटे हुए नहीं देख सकता। तांत्रिक जोर से हंसा और वहां प्रकट हो गया। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। तुमने उस लड़की के पीड़ा को समझा। दुनिया ने उसका फायदा उठाया। सब उसके पास लालच से आए। लेकिन बच्चे, तुम पहले इंसान हो जो उसके दर्द के वजह से यहाँ तक आए हो। लो, अब यह फूल ले जा सकते हो। तांत्रिक फिर एक फूल तोड़कर अर्जुन के हाथ में रख देता है। तभी अचानक वो फूल काले रंग से पीले रंग में बदल गया। ये क्या है? ये तो पहले काला था, ये पीला कैसे हो गया? क्योंकि पहले यह फूल शक्ति से बना था और तुम्हारे सच्चे प्रेम और नेक दिल की वजह से यह पीला हो गया। तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, इसलिए यह शक्ति आजाद हो गई है। अब जैसे ही वर्षा यह फूल का गढ़ सूंघेगी, कमंडल की दुनिया खत्म हो जाएगी और सब असली दुनिया में लौट आएंगे। फिर तेज रोशनी फैली और तांत्रिक वहां से गायब हो गया। अर्जुन फूल लेकर वापस लौट गया। बाप रे, कुछ देर के लिए मैं तो डर ही गया था। चलो, अच्छा हुआ। जो होता है अच्छा होता है। बस अब कुछ ही क्षणों में सब लोग आजाद हो जाएंगे। अब जल्दी से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ। फिर अर्जुन फूल लेकर वर्षा के पास आया। तुम ये फूल ले आए? मैंने कितनों को भेजा था, लेकिन सब उसकी शक्ति में कैद हो गए।
तुम पहले इंसान हो जो फूल लेकर वापस आए हो। हाँ, अब तुम जल्दी से इसे सूंघ लो, फिर जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। वर्षा जैसे ही फूल सूंघती है और उसी वक्त चारों ओर तेज रोशनी फैलती है। कमंडल की रहस्यमयी दुनिया कांपने लगती है और देखते ही देखते पूरी दुनिया टूटकर गायब हो जाती है। सभी लोग वापस असली राजमहल में पहुंच जाते हैं। जो गांव वाले बूढ़े हो चुके थे वो फिर से जवान हो गए और उसी क्षण राजा और राजकुमार अपनी असली रूप में वापस आ गए। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैं अपनी असली रूप में आ गया हूँ। हाँ पिताजी, देखिए मैं भी अपनी असली रूप में आ गया हूँ। तभी राजा का नजर वर्षा पर पड़ी। उसका गुस्सा भड़क उठा। और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुनिया गायब करने की, हम दोनों को पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी दुनिया में रखने की। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। रुक जाओ। हाँ, रुक तो तुम जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करने की? तुम दोनों इस राज्य के राजा बनने के योग ही नहीं हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन। अब हम सबको राजा की सच्चाई पता चल गई है कि इस राजा और राजकुमार ने कितना अन्याय किया था इस बेचारी वर्षा के साथ। तुम्हें इसकी कीमतें चुकानी होगी राजा और राजकुमार। ये दोनों हमारे राजा बनने के योग नहीं है, क्यों भाइयों? सारे गांव वाले आवाज उठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक राजा हूँ, इस राज्य का राजा हूँ। तुमने जो किया था उसकी सजा तो तुम्हें मैंने अपनी दुनिया में अच्छे से दी है 8 सालों में, लेकिन तुम्हारी बाकी की सजा गांव वाले तय करेंगे। बताओ, गांव वाले इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उनकी वजह से तुम सभी इतने दिनों तक कमंडल की दुनिया में कैद रहे हो और तुम सबने भी एक कैदी की जिंदगी जी है। इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा तो मिलनी चाहिए। हम सब की यही राय है। तभी दूर से मुखिया और बाकी गांव वाले दरबार में प्रवेश करते हैं। अरे अरे, ये तो सच, इतने सारे लोग, और जो सब हमेशा के लिए गायब हो गए थे वो सब फिर से राजमहल में आ गए हैं। वो भाई, वो ये तो चमत्कार हो गया। मुखिया जी, देखा, आपने कहा था ना कि मैं कर दिखाऊंगा। मैं इस कमंडल का रहस्य सुलझा दिया और इस राजा और राजकुमार की वजह से हमारे गांव में इतने दिनों तक श्राप रहा और एक बच्चा तक पैदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों की वजह से। हाँ, जो हमारे दादा कहा करते थे वो वाकई में सच था। यानी इन राज्य के राजा के काली करतूत की वजह से हमारे गांव में सब कुछ हो रहा था। मैंने किसी को कभी बताया नहीं, लेकिन आज सच सामने आ ही गया। मेरे हिसाब से ऐसा राजा मार देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, या गलत बात है। वर्षा हाथ उठाकर सैनिकों को आदेश देती है। सैनिकों, राजा और राजकुमार को ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। छोड़ो हमें। हम इस राज्य के राजा हैं। हम राजा हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अब छोड़ो। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। राजा, लेकिन राजा बनने का योग नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब इतने दिनों तक बूढ़े बनकर रहे हैं और हमारे परिवार वाले 8 सालों से पागल की तरह रह रहे हैं। इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। चल हमारे साथ। फिर राजा और राजकुमार को घसीटते हुए काल कोठरी में ले जाया जाता है। हाँ, तो अब इस राज्य का नया राजा चुनने का वक्त आ गया है। गांव वालों, आप सभी चुनो कि इस राज्य का राजा कौन बनेगा। इस राज्य का राजा बनने का योग तो अर्जुन है। अर्जुन ने इतना बड़ा रहस्य सुलझाया, इसलिए इस राज्य का राजा अर्जुन होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन ही इस राज्य का राजा बनने का योग है, क्योंकि इसी ने सभी को मुक्त कराया और ऐसे घिनौने राजा और राजकुमार को सही सजा भी मिली और हमारे गांव से या श्राप भी गायब हो गया। इसलिए असली राजा बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मिलता है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनो और जो पिछले राजा ने अन्याय किया वैसा तुम कभी मत करना और एक अच्छे राजा बनकर इस राज्य पर राज करना। देखिए, ठीक है, मैं इस राज्य का राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस राज्य को सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ। वर्षा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? मैं एक बच्चे की माँ रह चुकी हूँ
और मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, ये ठीक नहीं होगा। देखो, वो तुम्हारे साथ एक धोखा था और तुम दिल की बहुत साफ हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बीते जीवन में क्या हुआ। बस मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। अरे हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है वर्षा। और वैसे तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत हुआ है। हम सभी बहुत खुश होंगे अगर तुम इस राज्य की महारानी बनकर हम सबों को सही रास्ता दिखाओ। और अर्जुन ने जो किया है उसके बाद तुम दोनों शादी करके एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। हाँ, हम सब भी बहुत खुश हैं। अरे भाई, तुम दोनों शादी कर लो तो हम लोग जश्न की तैयारी करते हैं। क्यों मुखिया जी? क्यों अर्जुन? ठीक है, अगर आप लोग इतना कहते हो तो मैं भी इससे शादी करने को तैयार हूँ। फिर कुछ ही समय में पूरे राज्य में खुशी का लहर दौड़ गई। अर्जुन और वर्षा का धूमधाम से शादी हुआ। उधर राजू के घर खुशखबरी पहुंच गई।